ब्रह्मांड रहस्यमय चीजों से भरी पड़ी है। अभी भी ऐसे बहुत चीजें हैं जिसे ढूंढना बाकी है, कुछ ऐसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। यहाँ कुछ ऐसे चीजें दिखती हैं जो वैज्ञानिकों को भी समझ नहीं आता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस एंड वियर्डेस्ट चीज देखने वाले हैं जो ब्रह्मांड में डिस्कवर हुई है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो फिर से शुरू करते हैं। नंबर 8, मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल्स। स्पेस से आई ये रेडियो सिग्नल्स बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस यानी रहस्यमय हैं। 2007 में ये रेडियो सिग्नल जब पहली बार आई तो एस्ट्रोनॉट्स और रिसर्चर्स सब हैरान हो गए। तब से लेकर आज तक रिसर्चर्स को ये रेडियो सिग्नल्स मिलते रहते हैं। ये अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग और अल्ट्रा ब्राइट है जो सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही नहीं दिखते हैं। ये रेडियो सिग्नल सिर्फ फ्लैशेस में नज़र आते हैं। इस रहस्य में फ्लैश को फास्ट रेडियो बर्स्ट यानी FRBS नाम दिया गया। रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये रेडियो सिग्नल्स बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर से आ रहे हैं। तो क्या ये एलियंस भेज रहे हैं? वेल, मे बी और मे बी नॉट, क्योंकि ऐसा सिग्नल्स बहुत अलग अलग तरीक़ों से बन सकते हैं, जैसे कि स्टार कोलैप्स या फिर ब्लैक होल्स। मगर अजीब बात यह है कि फ्लैशेस इतने कम समय के लिए दिखते हैं कि इसे ट्रैक करना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा हो जाता है। अब तक 1000 FRBS दिखे मगर सिर्फ 15 ही ट्रैक हो पाए। ये FRBS बहुत दूर गैलेक्सीज में प्रोड्यूस हो रहे हैं। साइंटिस्ट्स के मुताबिक ये फ्लैशेस जितना एनर्जी एक बार में प्रोड्यूस कर रहा है उतना हमारा सूरज एक साल में करता है। FRBS में कोई भी पिक्चर ज़्यादा क्लियर नहीं आ पाता है और ये रही सबसे ज़्यादा क्लियर FRBS की इमेज। नंबर 7, इंफ्रारेड स्ट्रीम फ्रॉम स्पेस। न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत ही ज़्यादा डेंस ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि नॉर्मल स्टार के डेथ यानी एक्सप्लोजन से बनते हैं। अगर आपको न्यूट्रॉन स्टार के बारे में और कुछ जानना है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने न्यूट्रॉन स्टार के बारे में डिटेल में बताया है। नॉर्मली न्यूट्रॉन स्टार रेडियो वेव्स और हाई रेडिएशन रिलीज करता है जैसे एक्सरेज। मगर सितंबर 2018 में एस्ट्रोनॉमर्स को अजीब चीज़ दिखा। उन्होंने इसमें से इंफ्रारेड लाइट निकलते हुए देखा जो कि 800 लाइट ईयर्स अर्थ से दूर था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि न्यूट्रॉन स्टार इंफ्रारेड लाइट रिलीज करें। तो फिर ये क्यों हो रहा था? साइंटिस्ट का मानना है ये लाइट्स वहाँ के किसी दूसरे स्टार्स के टुकड़े से आ रहे हैं या फिर वहाँ पे ऐसा डस्क का डिस्ट होगा जो ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा होगा। बट करेक्ट आंसर किसी को पता नहीं है। नंबर 6, न्यूक्लियर पास्ता। पास्ता जो हम खाते हैं, क्या ये वही पास्ता है? नहीं। ये पास्ता स्टार का पास्ता है। व्हाट डू आई मीन? चलिए समझते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स ब्रह्मांड का सबसे डेंसेस्ट चीज़ों में से एक है। इसका इतना हाई डेंसिटी का कारण क्या है? वेल, हम सूरज इतने बड़े तारे को एक छोटे से शहर में ज़बरदस्ती डाल दे तो उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम फिज़िक्स में ये तो पढ़े हैं कि जिसका जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उसका उतना ही ज़्यादा ग्रेविटी होगा। तो न्यूट्रॉन स्टार्स का भी ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके वजह से उसके बाहरी परत पत्थर का बन जाता है और बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह जाती है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बाहरी फोर्स लगाते हैं और ग्रेविटी अंदरूनी फोर्स लगाता है और बीच के मटेरियल अलग अलग शेप लेना शुरू कर देते हैं। कोई सिलेंड्रिकल तो कोई फ्लैट हो जाता है, जिसको नाम दिया गया है न्यूक्लियर पास्ता। ये अलग अलग शेप के होते हैं और इन्हें ब्रह्मांड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल भी बोला गया है, जो स्टील से 10 बिलियन गुना ज़्यादा मजबूत है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी। नंबर 5, मून विद अ मून। हमारे सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स का खुद का मून है।
मगर क्या मून का भी मून हो सकता है? कुछ साल पहले एक एस्ट्रोनॉट के बच्चे ने ये सवाल पूछा, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल था। वो अपने बच्चे को ये आंसर नहीं दे पाई, मगर उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। उन्हें एक भी ऐसा प्लैनेट नहीं मिला जिसका मून का भी मून हो। मगर रिसर्चर्स ने थियोरेटिकली ये प्रूव कर दिखाया कि मून का भी मून हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में सब मून पॉसिबल नहीं है, क्योंकि होस्ट प्लैनेट और उसका मून के बीच में इतना स्पेस नहीं रहता है कि सब मून मेन मून को रिवॉल्व करे। और इसका सिंपल कारण है टाइडल फोर्सेस, वो फोर्स जो मून प्लैनेट पे लगाता है। अगर टाइडल फोर्सेस ज़्यादा नहीं हुआ तो सब मून प्लैनेट के तरफ खींचा चला जाएगा और सब मून के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मगर सब मून पॉसिबल भी है अगर मेन मून का साइज इतना हो कि उसका टाइडल फोर्स ज़्यादा हो जाए और होस्ट प्लैनेट और मेन मून के बीच में बहुत जगह हो। इस कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो हमारा धरती का मून का भी सब मून हो सकता है। इनफैक्ट टाइटन का भी खुद का मून हो सकता है। और साइंटिस्ट का मानना है कि बहुत जल्द उनको कोई सब मून भी मिल जाएगा। नंबर 4, हाईली इलेक्ट्रिक हाइपेरियन। वियर्डेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम का टाइटल यूनिवर्स के बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को दिया जा सकता है, मगर लगता है सैटर्न्स मून हाइपेरियन ज़्यादा ही वियर्ड है। एक ऐसा मून जो क्रेटर से भरा हुआ है। नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट जब सैटर्न भेजा गया 2004 में तो उसे बहुत अजीब चीज़ दिखा, या कहूँ हिट किया। जी हाँ दोस्तों, इस स्पेसक्राफ्ट को एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बीम ने हिट किया था जो खुद हाइपेरियन प्रोड्यूस कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा मून जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। साइंटिस्ट का अनुमान के मुताबिक कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को 200 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगा था। उनका मानना था कि कैसिनी में एक मैग्नेट था जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। हालांकि इससे स्पेसक्राफ्ट ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, मगर एक मून जो स्पेस में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बीम फेंकता हो, इट साउंड्स कूल। नंबर 3, द मोस्ट स्ट्रेंज स्टार। क्या आपको पता है कि ब्रह्मांड में एक ऐसा तारा है जिसका रोशनी कम और ज़्यादा होते रहता है? एस्ट्रोनॉमर तेबेता बोएजिया ने इस स्टार का नाम KIC 846285 रखा। ये स्टार अपना ब्राइटनेस को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। इसका रोशनी रेगुलर इंटरवल्स पे कम ज़्यादा होता है। कभी कभी इसका रोशनी 22% तक गिर जाता है। बहुत अलग अलग थ्योरीज इसके ऊपर बनाए गए। कुछ रिसर्चर्स का मानना था कि वहाँ पर कोई एलियन का बेस है जिसकी वजह से ये हो रहा है, मगर आजकल रिसर्चर्स ये मानते हैं कि ये स्टार चारों तरफ से एक एबनॉर्मल डस्ट रिंग से घिरा हुआ है, जिसके वजह से इसका रोशनी में फ़र्क पड़ता है। जब डस्ट हटती है तो रोशनी बढ़ जाता है, और जब डस्ट उस स्टार के सामने आ जाती है तो रोशनी अपने आप गिर जाता है। नंबर 2, अ गाइडिंग न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो छोटा और मासलेस पार्टिकल्स है जो कि लाइट के स्पीड से ट्रैवल करते हैं। ये न्यूट्रिनोस एस्ट्रोफिजिकल इवेंट से प्रोड्यूस होता है, जैसे एक्सप्लोडिंग स्टार्स या फिर गामा बर्स्ट। न्यूट्रिनो अजीब इसलिए है क्योंकि ये ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, ना ही इसका मास है और ना ही कोई चार्ज, और ये पूरा यूनिवर्स में ऑलमोस्ट एब्यूंडेंट मटेरियल है। अगर आपने अपना हाथ सूरज की तरफ किया तो आप बिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो से इंटरैक्ट कर रहे हो। न्यूट्रिनो को समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये इतना ज़्यादा हल्का है कि ये दूसरे पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है। इसका डिस्कवरी बहुत अजीब तरीक़ा से हुआ। ये न्यूट्रिनोज अंटार्कटिका के आइस में कैप्चर्ड पाया गया। जैसे ही न्यूट्रिनोज आइस से पास किया, उसने चार्ज्ड पार्टिकल्स प्रोड्यूस किया था, जिसके वजह से आइस ग्लो करने लगा, और इसी तरह न्यूट्रिनोज की डिस्कवरी भी हुआ। नंबर 1, द लिविंग फॉसिल गैलेक्सी। ब्रह्मांड में दूर कहीं एक ऐसी गैलेक्सी है जिसको साइंटिस्ट ने लिविंग फॉसिल का टैग दिया। बट ऐसा क्यों? ये गैलेक्सी जो कि 2016 में डिस्कवर्ड हुआ था, एक अल्ट्रा डिफ्यूज गैलेक्सी UDG है। ऐसा गैलेक्सीज नॉर्मल गैलेक्सीज के साइज के ही होते हैं, मगर इनका चमक दूसरों गैलेक्सी से बहुत ही ज़्यादा होता है। ये लिविंग फॉसिल गैलेक्सी का नाम DGSAT-1 दिया गया। ये दूसरे UDG से बहुत अलग है। नॉर्मली UDG बहुत क्राउडेड गैलेक्सीज होते हैं जिसमें वायोलेंट कोलाइजन्स होते हैं, बट DGSAT-1 में ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक अनक्राउडेड गैलेक्सी है और इसका स्टार फैला हुआ है और यहाँ पे ना के बराबर कोलाइजन्स होता है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये गैलेक्सी 3 बिलियन ईयर पहले बना था,
यानी ब्रह्मांड के ऑलमोस्ट शुरुआत में। और क्योंकि यहाँ कोलाइजन्स नहीं हुआ तो ये जैसा पैदा हुआ था बिल्कुल वैसा ही अभी भी है, अनटच्ड एंड अनडिस्टर्ब्ड, जिसके वजह से ये लिविंग फॉसिल बन गया। ब्रह्मांड के शुरुआत में गैलेक्सीज अलग हुआ करते थे और उनमें से ये भी एक है जो बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहा है साइंटिस्ट को। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और कमाल के वीडियोस के लिए हमारे चैनल द इन्फॉर्मेबल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।